दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, जो कि आगामी परीक्षा है और जल्दी ही आने वाली है, उसको ध्यान में रखते हुए आंसर राइटिंग की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी, उसमें ये डे 3 है। आज तीसरे दिवस की हम लोग आंसर राइटिंग करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न क्या है और उनके उत्तर की व्याख्या हमें कैसे करनी है। और उससे पहले, अगर आप पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर है, इस पर संपर्क कर लीजिएगा। माफ कीजिएगा, ये जो नंबर है इस पर संपर्क कर लीजिएगा। यहाँ फ़ोन करेंगे तो जितनी भी सूचनाएं आप इन पेड कोर्सेज के रिगार्डिंग चाहते हैं वो सब आपको प्राप्त हो जाएगी। और ये जो फ्री वाला टेलीग्राम का ग्रुप है इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, @study for civil services। यहाँ जितना भी स्टडी मटेरियल आपके साथ शेयर किया जाता है वो हमेशा इस्तेमाल करने लायक होता है, उपयोगी होता है, परीक्षाओं में सीधे प्रश्न का माध्यम बनता है। तो इससे जुड़ने से सिर्फ आपको लाभ है, नुकसान कुछ भी नहीं है। चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 आपके सामने है और इसमें 125 शब्दों में आपको डिटेल में इसको एनालाइज करना है। 10 नंबर इस पर मिलने वाले हैं, तो 10 अंक बहुत बड़ी चीज़ होते हैं, इसमें आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। पूछा क्या गया है, तो इसमें कहा गया है कि एक्सप्लेन द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ बुद्धिज्म, यानी जो बौद्ध धर्म था उसके योगदान की हमें व्याख्या करनी है। लेकिन किस क्षेत्र में, तो जो आर्ट और क्राफ्ट वाला सेक्टर था उसमें, यानी कला और शिल्प वाले क्षेत्र में, उसके विकास में बौद्ध धर्म का क्या योगदान था ये आपको बताना है। तो बुद्ध का योगदान मानव जाति के उत्थान में तो था, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन कला और शिल्प में इसका क्या योगदान हो सकता है बुद्धिज्म का। तो आइए देखते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं कि नए धर्मों के उद्भव ने, मतलब ये जो नए नए रिलीजन यहाँ विकसित होने लगे, इनका ओरिजिन होता है, इससे नई नई कलाएं भी आती हैं, नई नई जो आर्ट है या कल्चर है उसका डेवलपमेंट होता है। और ऐसे धर्मों में सबसे जो महत्वपूर्ण या पहला हम कह सकते हैं वो बौद्ध धर्म था। ज़्यादा प्रभावित इसने किया, हालांकि जैन धर्म इससे पहले से चल रहा था। महावीर ने उसका उन्नयन किया। जो जैन धर्म था वो पहले से विद्यमान था, लेकिन बौद्ध धर्म ने कला पर ज़्यादा असर डाला और इसने प्राचीन काल में विभिन्न जो कला के रूप थे, यानी जो आर्ट का स्वरूप था, जैसे कि वास्तुकला होती है, साहित्य होता है, इसके विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। यहाँ आप बुद्धिज्म के बारे में लिख सकते हैं। और इसका योगदान है क्या, यहाँ चूंकि आपको डिटेल में लिखना है तो एक एक चीज़ बतानी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो इसका वास्तुकला वाला सेक्टर है, यानी आर्किटेक्चर है, उसको आप लिखिएगा। तो इसमें आप कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई वास्तुकला अधिकतर धर्म आधारित है, यानी कैसी है, रिलीजियस है। और इसमें मुख्य रूप से स्तूप का जिक्र आता है। इसके अलावा जो गुफा मंदिर है, यानी चैत्य विहार वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें आता है। स्तूप क्या होते हैं, स्तूप के बारे में भी लिख दीजिएगा। तो स्तूप ऐसी संरचनाएं होती हैं, ऐसे ढांचे होते हैं जो कि बुद्ध या अन्य जो बौद्ध भिक्षु हैं, जो महान व्यक्तित्व हैं, मतलब यहाँ के बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उनके अवशेषों को सुरक्षित रखते हैं। स्तूप जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है। बनारस में एक चौखंडी स्तूप है, धमेख उसको कहा जाता है। इस प्रकार से और भी स्थानों पर स्तूप बने हुए हैं। तो उसके अंदर असल में क्या होता है, अस्थियां या अवशेष होते हैं। और ये बौद्ध धर्म से जुड़े जो महानुभाव होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनके अवशेष होते हैं। और इसी वजह से ये आस्था का केंद्र बन जाते हैं। और स्तूप केवल स्थापत्य संरचना नहीं है, ऐसा नहीं कि एक जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वही है सिर्फ, बल्कि ये बौद्ध दर्शन का भी प्रचार करते हैं। बौद्ध धर्म का जो दर्शन है उसका प्रचार करने का काम करते हैं। इसके अलावा चट्टानों को काट के जो मंदिर बनाए जाते हैं वो भी इसमें आते हैं। तो अशोक के द्वारा, आप जानते हैं, सम्राट अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को जो गुफाएं हैं वो दान में दी थी। चट्टानों को काट के उन्होंने गुफाएं बनवाई थी, जैसे लोमश ऋषि की गुफा, इस प्रकार से। तो ये दान में देने का क्रम पहले रजवाड़े चालू किए थे और ये चलता रहा। तो इस प्रकार के जो स्थापत्य है वो भी बौद्ध धर्म का हिस्सा है। और इसी परंपरा ने, ये जो शुरुआत होती है, इसी ने अजंता एलोरा या जो इस प्रकार की गुफा मंदिर हैं उनको जन्म दिया। आप कह सकते हैं कि अजंता एलोरा और जो नासिक आदि में गुफा मंदिर पाए जाते हैं, केव के अंदर जो टेम्पल और इस प्रकार के स्ट्रक्चर मिलते हैं, वो कहाँ से शुरू होते हैं, वो इन्हीं परंपराओं से शुरू होते हैं। अशोक ने उसको स्टार्ट किया था और बाद में ये डेवलप होती है। और इनका प्रयोग किस लिए होता है, ये गुफाएं आखिर किस पर्पज से यूज़ की जाती हैं, तो इनका प्रयोग वर्शिप प्लेस के तौर पे किया जाता है, यानी पूजा के स्थान के तौर पे, या भिक्षुओं के रहने के लिए भी किया जाता है। मतलब बौद्ध भिक्षु वहाँ टिकते भी हैं, जैसे विहार है तो वहाँ रहेंगे, और चैत्य है तो वो पूजा गृह होता है, वहाँ उपासना करेंगे, ये चीज़ें। इसके अलावा मूर्ति पूजा, तो देखिए मूर्ति पूजा का जो प्रचलन है वो महायान शाखा में ज़्यादा है। बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा थी, बुद्ध की मृत्यु के बाद जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल होती है कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में, उसमें बौद्ध धर्म के 2 टुकड़े हो जाते हैं। एक तो हीनयान बन जाता है और दूसरा महायान बन जाता है। तो महायान वाले जो थे वो आधुनिक विचारों के प्रणेता थे, मतलब जितने भी लेटेस्ट मॉडर्न आइडियोलॉजी थी उसको ये शामिल करते हैं अपने अंदर। और ये मूर्ति पूजक थे, बुद्ध को एक देवता मानकर उनकी मूर्ति पूजा करते थे। तो ये कला यहाँ से जन्म लेती है। और आप जानते हैं कि बुद्ध की मूर्तियाँ या जो बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पे आइडल्स हैं, उनके स्थापत्य के संदर्भ में 2 कला शैलियों का नाम आता है। एक तो गांधार है और दूसरा मथुरा है। दोनों यहाँ पे शाखाओं के तौर पे दिखाई देती हैं। इसके अलावा एक अमरावती भी है, अमरावती को भी आप यहाँ लिख सकते हैं।
और इस प्रकार से ये मूर्ति और मंदिरों की जो मूर्ति कला है उसका अभ्यास यहाँ से शुरू कर देती है। और इसके बाद हिंदू और जैन मंदिर जो वास्तुकला है उनका जन्म होता है। तो ये सब बौद्ध धर्म की देन है, जो देन है उसका हम उल्लेख कर रहे हैं। अब इसके बाद आप साहित्य की अगर बात कीजिएगा तो उसमें मौर्य, शक और कुषाण जो थे, इनके प्राचीन भारतीय राजवंश ये बौद्ध साहित्य के संरक्षक थे। आप देख रहे हैं कि जो मौर्य वंश था उसमें पर्याप्त आस्था थी बौद्ध और जैन धर्मों में, दोनों में ही थी, लेकिन यहाँ बौद्ध धर्म यानी जो बुद्धिज्म है उसकी चर्चा करनी है। तो ये साहित्य के संरक्षक थे, साहित्य को स्थान देते थे, लिटरेचर का ये प्रोटेक्शन करते थे। और प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में जैसे अश्वघोष के द्वारा जो बुद्ध चरितम लिखा गया है, नागसेन के द्वारा जो मिलिंद पन्हो लिखा गया है, तो इस प्रकार के जो यहाँ ग्रंथ हैं वो सामने आते हैं। और बौद्ध धर्म जो है ये भारत में भविष्य के परिणामों को प्रभावित करने वाली कला और संस्कृति की एक नई परंपरा शुरू करने वाला धर्म था। देखिए, बौद्ध धर्म ने बहुत कुछ भारत को दिया, लेकिन बहुत कुछ लिया भी। इसने राजाओं का जो बाहुबल था वो उनसे छीन लिया। जैसे अशोक, सम्राट अशोक, ये एक बहुत प्रतापी राजा थे। आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और अखंड भारत का जो सपना था उसको एक तरह से साकार किया। बिंदुसार ने उसको कायम रखा, हालांकि वह भी इतना ज़्यादा सक्रिय नहीं था। अशोक ने उसको और ज़्यादा बढ़ाया, उसने अपनी आक्रामक नीतियों का अनुसरण किया और उसके बाद पूरे भारत में वो मारते काटते अपने राज्य का विस्तार करता रहा। लेकिन अंत में कलिंग में जाकर उसका हृदय जो है वो पिघल जाता है और वो बौद्ध धर्म की ओर आसक्त हो जाता है, अहिंसावादी हो जाता है। तो यहाँ से उसका जो यहाँ मानसिक उन्नयन है वो तो होता है, उसका मानसिक पतन नहीं होता, वो एक अच्छा इंसान बनता है, लोग उसे सम्मान भरी निगाह से देखते हैं, अशोक महान कहते हैं। लेकिन जो उसकी विस्तारवादी नीतियाँ थी वो वहीं रुक जाती हैं और ये मौर्य वंश के लिए घातक सिद्ध होती हैं। मतलब मौर्य वंश वहीं से विखंडित होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके उत्तराधिकारी इतने योग्य नहीं रह जाते हैं कि वो राज्य को संभाल सके। तो ये चीज़ें हैं, आप ये सब इसमें मत लिखिएगा, जो बौद्ध धर्म का योगदान है सिर्फ उतना ही लिखिएगा। अब आगे चलते हैं। अगला जो है इसमें पूछा गया है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये जो है CDS, इसकी आवश्यकता और इससे संबंधित जो चैलेंजेस हैं उसकी आपको चर्चा करनी है। डिस्कस द नीड एंड रिलेटेड चैलेंजेस ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS। 125 शब्दों का ये जो आंकड़ा है इसी में आपको एक्सप्लेन करना है और 10 अंकों का ये प्रश्न है। तो आप ऐसे लिखिएगा, इसको शुरुआत से लिखिएगा कि वर्ष 2000 वाला, मतलब सन 2000 वाला कारगिल समीक्षा समिति, और उसके बाद 2001, 2000 में क्या, 2000 में कारगिल समीक्षा समिति और 2001 में जो मंत्री समूह है उसकी रिपोर्ट जारी होती है और उसमें जो सशस्त्र बल होते हैं उनके एकीकरण की दिशा में गंभीर प्रयास की सिफारिश होती है। ये बिखरे हुए रहते हैं तो इनका एकीकरण कर दिया जाए, इन्हें यूनाइटेड कर दिया जाए, इस दिशा में प्रयास होते हैं। और इन्हीं की जो यहाँ सिफारिशें होती हैं उसी को ध्यान में रखते हुए ये बिपिन रावत जो है इनको पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया। यहाँ पर जो नाम आता है वो किसका आता है, ये बिपिन रावत का आता है। इतना हम देखते हैं। इसके बाद इसकी आवश्यकता क्या थी, कोई भी चीज़ स्थापित होती है तो उसके पीछे कुछ पर्पज़ होता है। तो कारगिल युद्ध का जो दौर था, मतलब घुसपैठ पाकिस्तान के द्वारा की गई थी और करगिल क्षेत्र में हुई, हालांकि हमने उन घुसपैठियों को बाहर खदेड़ दिया। तो यहाँ उसके बाद ये समीक्षा हुई कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, कुछ न कुछ चूक रही होगी। तो उस चूक की समीक्षा करने के बाद उसका निवारण करने का प्रयास किया गया। तो कारगिल युद्ध के समय से ही भारतीय सेनाओं के मध्य एकीकरण की समस्या दिखाई देती थी, मतलब ये एकजुट नहीं थे, एकीकृत नहीं थे। और इस युद्ध की समीक्षा समिति ने एकीकरण की समस्या को रेखांकित किया, मतलब उसे हाईलाइट कर दिया कि अच्छा ये वाली जो समस्या है ये बड़ी है, इसका निवारण पहले जरूरी है, मतलब पहले आवश्यक है। और तीनों सेनाओं के मध्य इस प्रकार का समन्वय वर्तमान समय की जो गतिशील सुरक्षा और प्रॉक्सी वार जैसी स्थितियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए भी आवश्यक है। मतलब इन्हें भी ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, देश की सुरक्षा जो है वो संकट में पड़ सकती है। इसके बाद आप ऐसे लिख सकते हैं कि CDS के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सेनाओं के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने का जो काम है वो भी हो सकता है। मतलब अगर एकीकरण होता है, एकीकृत व्यवस्था स्थापित होती है, तो इसके माध्यम से जो कम्युनिकेशन हमारा है वो वैश्विक स्तर पर हो सकता है डिफेंस के मामले में। ये चीज़ें हैं और विश्व स्तर पर जुड़े रहने के बहुत सारे फायदे होते हैं, ये आप जानते ही हैं। क्योंकि अगर किसी आक्रमण को झेलने में हम सक्षम नहीं हुए तो वैश्विक हस्तक्षेप ये हमें बचा सकता है। इसके बाद आप ऐसे लिख सकते हैं कि भारत में जो जियोग्राफिकल कंडीशन है, सिचुएशन है, वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, विविधता वाली है। आप जानते हैं कि हमारा देश जो है वो भौगोलिक विविधता से भरा हुआ है, कहीं पर्वत है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं तटवर्ती क्षेत्र है, और जैसी विविधता है वैसी जलवायु है, ये भी आप जानते हैं। तो इसलिए यहाँ युद्ध की टेक्नोलॉजी भी एक जैसी नहीं हो सकती। मतलब जो टेक्नोलॉजी आप हिमालय वाले क्षेत्र में अप्लाई कर रहे हैं वो तटवर्ती इलाकों में लगेगी, कभी नहीं लग सकती। तो यहाँ संशोधन आवश्यक था, ये चीज़ें हैं। और साइबर युद्ध जो होता है उसकी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सेनाओं के बीच में समन्वय जरूरी था, ये भी एक गंभीर संकट हो सकता है।
और इसके साथ ही यह तीनों सेनाओं के मध्य एक साझा रणनीति के साथ जो एकीकृत सैन्य अभियान है उसके संचालन को बढ़ावा देने में भी मददगार सिद्ध होगा। मतलब ये भी इसकी एक बहुत बड़ी मदद होगी। अच्छा, इसमें चुनौतियां क्या हो सकती हैं, चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, ये तो हमने इसके बारे में कहा। मतलब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी ये हमने बताया। चैलेंजेस क्या है आइए देखते हैं। तो राष्ट्र की रक्षा के लिए जो अधिदेश है वो अभी भी रक्षा विभाग के पास है। मतलब ये डिफेंस जो यहाँ पे विभाग है उसके पास है। और पूंजी अधिग्रहण को छोड़कर खरीद प्रक्रिया जो है वो सीडीएस के पास है। यानी पूंजी अधिग्रहण जो है वो इसके पास नहीं है। ये दिक्कत वाली चीज़ें हैं और इससे यहाँ पर विरोधाभास पैदा होता है, क्योंकि एक और जो सीडीएस है वो तीनों सेनाओं के मध्य खर्च की जो प्राथमिकता है उसका निर्धारण करने का काम करता है और उससे यही अपेक्षा भी रखी जाती है कि आप अच्छा यही काम करेंगे। लेकिन दूसरी ओर ये दिक्कत होती है कि किन क्षेत्रों में खर्च किया जा रहा है ये फैसला लेने वाला वो नहीं है। तो आप बताइए कि पैसा उसके हाथ में दे दिया जा रहा है, लेकिन किस मद में खर्च करना है ये उसे निर्धारित नहीं करना है, उसकी ओर से तय नहीं किया जाएगा। ये कोई दूसरा तय करेगा और तय कौन करेगा, ये रक्षा सचिवालय तय करता है। तो ये दिक्कत वाली बात है। या तो पूरा एकाधिकार आप उसी को दे दीजिए और यही चाहिए भी। सीडीएस के पास सैन्य नियोजन यानी जो सैन्य क्षमताओं के निर्माण और रखरखाव से जुड़ी हुई योजनाएं होती हैं उसका अधिकार है। ये एक बड़ा अधिकार है। अतः सीडीएस की जो प्रारंभिक चुनौती है वो ये है। अब यहाँ चैलेंजेस क्या आते हैं, जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो उसके साथ चैलेंजेस होते हैं। चैलेंजेस क्या है कि युद्ध कला में मानव का कम से कम और तकनीक का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा घुसाना और मनुष्यों को कम घुसाना, ताकि जो जान माल की हानि है वो कम हो सके। ये चीज़ें इसमें चैलेंज के तौर पर देखी जाती हैं। और भारत की सीमाओं पर, मतलब भारत की जो सीमा रेखाएं हैं वहाँ पर अक्सर विवाद होते रहते हैं। ये कोई बताने वाली बात नहीं है, विवाद का जड़ बन जाता है। और इसको समझते हुए अपनी रणनीति तय करना ये भी सीडीएस के सामने एक चैलेंज है। तो ये सब तो बाहरी चैलेंज है, इनसे ये निपट लेगा। लेकिन जो ये विरोधाभास वाली स्थिति है कि किन मदों में खर्च करना है, कहाँ पे पैसा लगाना है, ये निर्णय ये खुद नहीं ले सकता। ये सबसे बड़ा इसका कमी है, मतलब ये ढांचे में कमी। तो इतना हम लिखेंगे और यही इसका जो संपूर्ण उत्तर है वो हो सकता है। अब आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 को देखिए। इसमें कहा गया है कि हाल ही में प्रयुक्त मजदूरी संहिता, ये केंद्रीय है, ये नियम लागू हुआ था 2020 का, इसके प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। जो नए नए प्रावधान हुए हैं, नई नई योजनाएं आई हैं, उन पर आपको एक टॉपिक तैयार करके रखना चाहिए। करंट अफेयर के जितने भी मुद्दे हैं उन पे आप इतनी समझ विकसित कर लीजिए कि किसी पर भी लिखने के लिए आए तो आप उसमें लिख सकें। कभी कभी क्या होता है, निबंध के ही टॉपिक जो है वो करंट अफेयर से लिए जाते हैं और कभी कभी नहीं बल्कि लिए ही जाते हैं। और आजकल करंट अफेयर को घुसाने का जो रिवाज है वो बढ़ गया है, तो इससे सावधान रहिएगा। यहाँ ये पूछा गया है कि डिस्कस द मेन पॉइंट्स ऑफ द रिसेंटली इंट्रोड्यूस वेग कोड। मतलब ये क्या है, ये मजदूरी संहिता है। तो आइए देखते हैं ये है क्या, इसके बारे में क्या लिखा जा सकता है। तो आप ऐसे लिखिएगा, शुरुआत कैसे करिएगा, और शब्द सीमा कितनी है, 50 शब्दों की है। तो इतने में ही आपको समेटना है। 6 अंक आपको अधिकतम मिलने वाले हैं और 50 शब्द लिमिट है। आप लिखिएगा कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय इसके द्वारा आधिकारिक गजट के माध्यम से जो मजदूरी संहिता अधिनियम है 2019 उसके कार्यान्वयन के लिए तैयार नियम और मसौदा यहाँ पे पेश किया गया। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रायोजक है वो कौन है, ये केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय है। इतना आप लिखिएगा। और गजट में इसका नाम मजदूरी संहिता, ये जो यहाँ पे अधिनियम आता है 2019 वाला, इसका नाम बदल कर रख दिया गया। जो गजट आया था, यहाँ पे गजट की बात की जा रही है, तो उसमें क्या किया गया, इसका नाम रख दिया गया मजदूरी संहिता सेंट्रल रूल या रेगुलेशन। मतलब ये केंद्रीय नियम है और ये 2020 का है। इस मसौदे के मुख्य तौर पे 4 श्रम कानून हैं, जिसमें न्यूनतम मजदूरी कानून है, मजदूरी भुगतान कानून है, इसके अलावा बोनस भुगतान कानून है और समान जो पारितोषिक कानून है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब बहुत सारे जो पहले के रूल और रेगुलेशन थे, लास्ट थे, उनको इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया है। इसको एकीकृत करके एक संपूर्ण जो प्रस्ताव है या नियम है उसके तौर पर पेश किया गया है। ये चीज़ें अब इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो सकते हैं, 50 शब्द में आपको लिखना है तो थोड़ा सा फैलाना पड़ेगा, हालांकि 125 जितना नहीं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो देश में सक्रिय जो 44, यहाँ पे संख्या कितनी है, 44 श्रम कानून है। और ये किस प्रकार के श्रम कानून हैं, ये जो पॉलिसीज़ हैं ये केंद्रीय हैं। इनको 4 संहिताओं के द्वारा प्रतिस्थापित करने की दिशा में बहुत बड़े सुधार यहाँ पे प्रस्तावित करती है। मतलब जो बिखरे हुए कानून थे उनको समेट कर एक बड़ी योजना के अंतर्गत ला दिया जाए ताकि उसे समझने में और उसके रख रखाव में, उसको नियंत्रित करने में आसानी हो। तो ये प्रयास यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इतना आप इसमें लिख सकते हैं। ये भी जोड़ सकते हैं कि इसमें वर्तमान में जो देश में लागू न्यूनतम वेतन कानून है, मतलब जो सबसे लोवेस्ट सैलरी वाली पॉलिसी है, इसके अलावा जो वेतन भुगतान कानून है ये उन श्रमिकों पर लागू होता है जो कि मजदूरी सीमा के नीचे आते हैं, मतलब उस लिमिट के अंदर आते हैं, तो उन पर ये अप्लाई होता है। अर्थात अब तक कानून के तहत 24,000 रुपये पाने वाले जो कर्मचारी थे
उन्हीं की जरूरी कटौती और वेतन देने की समय सीमा तय थी। लेकिन जो नया कानून है उसमें क्या है, ये सभी कर्मचारियों को मिलेगा। तो ये अच्छी बात है। यहाँ पर जो एक तय समय यहाँ तय सीमा निर्धारित की गई थी उसका पालन न करते हुए सभी के लिए इसको अप्लाई कर दिया गया है। और इस मसौदे में प्रस्तावित बदलावों के माध्यम से देश के लगभग 50 करोड़ जो कामगार हैं उनको लाभ प्राप्त होगा। ये फायदे में रहेंगे या लाभान्वित होंगे, आप ऐसे लिख सकते हैं। और भारतीय संविधान की अगर यहाँ व्याख्या की जाए, मतलब उसका संदर्भ लिया जाए, तो इसके तहत श्रम को 7वीं अनुसूची, ये जो श्रम विषय है ना, इसको कहाँ रखा गया है, ये 7th जो अनुसूची है उसमें रखा गया है। और उसके अंतर्गत ये समवर्ती सूची का हिस्सा है। ये किस चीज़ का विषय है, मतलब किस सूची का विषय है, ये आपको पता होना चाहिए। तो श्रम किस चीज़ का विषय है, ये जो समवर्ती सूची है उसका विषय है। और केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को इससे जुड़े हुए कानून बनाने का अधिकार है। मतलब इस पर कानून जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी बना सकती है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी बना सकती है। तो इतना आप इस पर लिख सकते हैं। मुख्य बिंदु इतने पर्याप्त हैं, इसमें से आप जितने भी आवश्यक समझें उतना छांट लीजिएगा। इसके बाद आगे अगला जो प्रश्न है उसमें ये पूछा गया है कि राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति पर चर्चा कीजिए। इससे पहले हमने राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस किया था। अब यहाँ पर राज्यपाल यानी जो गवर्नर है उसके ऊपर उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसको हमें लिखना है। 50 शब्द यहाँ भी हैं, 6 अंकों का जो निर्धारण है वो किया गया है। आप ऐसे लिखिएगा कि राज्यपाल जो है ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। जैसे देश का संवैधानिक प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्य जो होते हैं, स्टेट जो होती है, उनमें जो गवर्नर होते हैं वो यहाँ पे संवैधानिक हेड के तौर पे देखे जाते हैं। और इनके पास क्या है, तो यह मंत्रिपरिषद होती है उसकी सलाह से काम करता है। लेकिन इसकी जो संवैधानिक स्थिति है वो मंत्रिपरिषद की तुलना में बहुत सुरक्षित होती है, ये सेफ कंडीशन में होता है। यह राष्ट्रपति के समान असहाय नहीं होता। यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं कि प्रेसिडेंट और जो गवर्नर है उनको कंपेयर करते हैं, कहते हैं कि देश में जो राष्ट्रपति की स्थिति है वही प्रदेश में गवर्नर की होती है। लेकिन यहाँ थोड़ी सी भिन्नता है, ये उतना ज़्यादा हाथ पैर काट कर नहीं बैठा रहता, असहाय नहीं होता। राष्ट्रपति के पास, जो राष्ट्रपति होता है उसके पास सिर्फ विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं, मतलब वो स्वविवेक से निर्णय ले सकता है और इसके अलावा वह सदैव प्रभाव का ही प्रयोग करता है। लेकिन जो संवैधानिक राज्यपाल होता है उसके पास प्रभाव और शक्ति ये दोनों होती हैं, उसके पास पावर भी होती है और उसका पद जितना शोभात्मक है उतना ही कार्यात्मक भी है। देखिए यहाँ कमियाँ मत निकालिएगा, यहाँ जो राज्यपाल के दायित्व हैं या उनके जो अधिकार क्षेत्र हैं उसमें कमियाँ मत निकालिएगा। यहाँ तारीफ करने के लिए कहा गया है, उस पर चर्चा आपको करनी है, यहाँ कमी और दोष या अच्छाइयाँ नहीं बतानी, ठीक है। इसके बाद आप ऐसे लिखिएगा कि जो अनुच्छेद 166 का दूसरा क्लास है यानी 166 क्लास 2, इसके बारे में कहा जा रहा है राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग, मतलब यहाँ ये कहा गया है कि अंतर्गत कोई प्रश्न अगर उठता है तो राज्यपाल की शक्तियाँ विवेकाधीन है या नहीं, उसी का निर्णय जो है वो अंतिम माना जाता है। मतलब यहाँ जो प्रावधान किया गया है उसके आधार पर यह निर्णय लिया जाता है। इसके अलावा जो 166 क्लास 3 है उसमें राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग उन निर्णयों के निर्माण हेतु कर सकता है जिसके द्वारा जो राज्य कार्य हैं, मतलब राजकाज है, उसको सुगमतापूर्वक संचालित किया जा सके और मंत्रियों में जो काम का बंटवारा है वो भी किया जा सके। तो ये सब जो निर्णय है वो इन अनुच्छेदों के द्वारा राज्यपाल को अधिकार के रूप में प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो आर्टिकल 200 है, यहाँ पर आर्टिकल 200 की बात की जा रही है, उसके अधीन राज्यपाल अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ये एक अच्छी बात है। और इसका प्रयोग कहाँ करेगा, तो राज्य विधायिका द्वारा जो पारित बिल होते हैं उनको राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रखने में वो ऐसा कर सकता है। मतलब उसे स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखना है अथवा नहीं रखना है, ये उसका स्वविवेक का निर्णय होगा। इसके अलावा जो 356 वाला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 356, उसके अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति को राज्य के प्रशासन को अधिग्रहित करने हेतु निमंत्रण दे सकता है यदि वह संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रहा है। मतलब राष्ट्रपति शासन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर दिया गया है, तो उसका भी आप उल्लेख जरूर कीजिएगा। इस प्रकार से एक क्रम से कीजिएगा, शुरुआत वाले जो अनुच्छेद है उनका जिक्र पहले और जो बाद वाले हैं उनका बाद में। इतना आप लिख सकते हैं और इतना बहुत ज़्यादा सफिशियंट है। अब आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या अगला, इसमें आपको डिस्कस करने हैं, कुछ पॉइंट दिए हुए हैं और ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी जो AI कहा जाता है, ये असल में क्या है, 25 शब्दों में आपको यहाँ डिटेल नहीं जाना है, लिखना है। यहाँ आप लिख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कि इसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है और यह जो सिस्टम है इसे उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। मतलब ये है तो कंप्यूटर का सिस्टम, सॉफ्टवेयर की प्रणाली है, लेकिन इसे इंसानी दिमाग की तरह से क्रियान्वित करने का प्रयास किया जाता है। और अगर इसे आप इजी लैंग्वेज में समझना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मशीन में सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करती है। मतलब रोबोट बना दिया और उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल दिया, यानी AI वाला जो सिस्टम है वो डाल दिया,
तो वो काफ़ी हद तक एक मानव मस्तिष्क की तरह से यानी ह्यूमन ब्रेन की तरह से सोच समझ सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो ह्यूमन ब्रेन की बराबरी कर सकता है, वो कभी नहीं हो सकती, क्योंकि परमात्मा का बनाया हुआ जो मस्तिष्क है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उसकी गुत्थियाँ इतनी उलझी हुई हैं कि अभी तक उसके रहस्यों को सुलझाना बहुत टेढ़ा काम है। लेकिन फिर भी वैसी ही नकल बनाने का प्रयास किया गया है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इतना इसमें पर्याप्त है। और लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में बेहतर ढंग से जो सोच समझ के कार्य करने की क्षमता है वो एक मशीन को देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिन मशीनों में नहीं होता है वो उतना ही काम करती हैं जितना उनके अंदर फीड किया गया है, मतलब जितना उनको करने के लिए बनाया गया है या जितनी उनके अंदर प्रोग्रामिंग की गई है। तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उन्हें इस लायक बना दिया जाता है कि वो थोड़ा बहुत सोच समझ सकें और आवश्यकता के हिसाब से या परिस्थिति के हिसाब से काम कर सकें। ये व्यवस्था है और ये अच्छी चीज़ है। और यहाँ आप इस तरह से लिख सकते हैं कि अब यह किसी कार्य को या कार्य के किसी भी रूप को संचालित करने में सक्षम है, जैसे कि भाषा समझना, दृश्य देखना, मूवीज़ देखना, चेस खेलना, शतरंज खेलना या गाड़ी चलाना। इस प्रकार के जो मानवीय क्रियाकलाप हैं उसको भी करने में ये सक्षम हो जाती है। जैसे कि रजनीकांत की फिल्म आप समझ सकते हैं रोबोट, तो उसमें इसका भली भांति ब्यौरा दिया गया था, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही तो इस्तेमाल किया गया था। उसके अलावा हॉलीवुड में जो स्टार वार फिल्म है उसमें आप देख सकते हैं। इसके अलावा टर्मिनेटर जो मूवी है, यहाँ मूवीज़ का जिक्र करना कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई मूवी इसमें संदर्भ में आती है तो ये एक ज्वलंत उदाहरण हो सकती है और ये औरों से आपके उत्तर को अलग बना सकती है। तो आवश्यक नहीं है कि आप रजनीकांत की जो एंथरन है रोबोट उसी का उल्लेख करिए। इसके अलावा और भी कोई ऐसी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली प्रणाली वाली कोई बॉलीवुड की मूवी है तो उसको आप लिख सकते हैं, और हॉलीवुड में तो तमाम है, गिनती ही कम पड़ जाएगी। तो ये चीज़ें हैं और इन्हें देखकर कोई भी जो सीधा साधा आदमी है, सामान्य समझ वाला, वो भी इस एआई को बेहतर तरीके से समझ सकता है। तो ये है क्या, मशीन के अंदर इंसानी दिमाग डालने की एक कोशिश है, हालांकि ये कोशिश अभी अधूरी है। अब आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें वन बेल्ट वन रोड, ये जो ओबोर पहल है इस पर आपको चर्चा करनी है। 25 शब्द में आपको लिखना है और 2 अंक इसके लिए निर्धारित है, तो यहाँ ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है। ये है क्या, तो वन बेल्ट वन रोड एक प्रकार का प्रोग्राम है। ये क्या है, एक इनिशिएटिव है और इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि वाज प्रपोज्ड इन सितंबर 2013। इसे प्रपोज कब किया गया था, सितंबर 2013 में, 2013 में। मर्ज टू प्रोजेक्ट ऑफ सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट एंड द 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड। इन दोनों को, यहाँ पे दोनों जो प्रोजेक्ट थे इनको आपस में मर्ज करने का प्रयास किया गया और विद अ कैपेसिटी टू कवर 55% ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी जो जीएनपी है उसका ये 55% कवर करेगा, 70% ऑफ पॉपुलेशन एंड 75% ऑफ नोन एनर्जी रिजर्व। द प्लान इज एक्चुअली टू क्रिएट लैंड एंड सी ट्रांसपोर्टेशन रूट बाई चाइना। ये इसका मेन पर्पस था। तो आइए इसे हिंदी में भी समझ लेते हैं, ये तो इंग्लिश हो गई। यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ 25 शब्दों में आपको लिखना है तो बहुत डिटेल में मत जाइएगा। लिखने के लिए वन बेल्ट वन रोड पे पूरा एक निबंध लिखा जा सकता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो रेशम मार्ग था, रेशम मार्ग आर्थिक पट्टी, और इसके अलावा जो 21st सेंचुरी वाली सामुद्रिक रेशम सड़क की परियोजना थी, इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया। और सितंबर 2013 वाला जो समय था उसमें वन बेल्ट वन रोड नाम का जो कार्यक्रम है उसका प्रस्ताव दिया जाता है। और विश्व के 55% जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी है, और उसके अलावा 70% जनसंख्या का और 75% जो ज्ञात ऊर्जा भंडार हैं उनको समेटने की क्षमता वाली यह योजना, मतलब इन्हें ये अपने दायरे में ले आती है। इतना बड़ा इसका विस्तार है, यहाँ विस्तार बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो यह योजना वास्तव में चीन के द्वारा भूमि और समुद्री जो परिवहन मार्ग बनाने वाला काम है उससे जुड़ी हुई है, और यह चीन के उत्पादन केंद्रों को दुनिया भर के बाजारों और प्राकृतिक संसाधन केंद्रों से जोड़ेगी। प्राकृतिक जो नेचुरल रिसोर्स के इसके सेंटर हैं वहाँ से ये कच्चा माल उठाएगा और जो नेशनल मार्केट है या इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ जाकर ये बेचेगा, तो फायदे में रहेगा। तो चीन का ये बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, और साथ ही साथ इससे चीन की जो इकोनॉमी है, यहाँ की जो श्रम शक्ति है, मतलब जो लेबर्स हैं, और जो इसका बुनियादी ढांचा है वो सब यहाँ प्रोत्साहित होंगे, मतलब समेकित विकास होगा, समग्र विकास होगा, और उसी के लिए ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट यहाँ चलाया जा रहा है। अब जो बेल्ट का गलियारा है, इसका जो कॉरिडोर है, उसमें यूरेशिया में प्रमुख जो पुल है, इसके अलावा चीन मंगोलिया रूस वाला जो सेक्टर है, चीन मध्य और पश्चिमी एशिया वाला जो सेक्टर है, इसके अलावा चीन भारत, चीन प्रायद्वीप, चीन पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन भारत म्यांमार, यहाँ से होकर ये गुजरेगा। तो इसका रूट आप बता सकते हैं, चाहे तो बता सकते हैं, नहीं तो इतना जो 25 वर्ड की लिमिट है उसमें ये आवश्यक नहीं है। सिर्फ ये क्या है और किसके द्वारा चलाई जा रही है ये आप बता दीजिए, इतना आप इसमें लिख दीजिएगा और ये पर्याप्त होगा। अब आगे चलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि मेजर मिनरल्स ऑफ
उत्तर प्रदेश यानी यूपी के जो प्रमुख खनिज हैं उस पर आपको लिखना है 25 शब्दों में। तो यहाँ कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है, उसी ज्ञान को आपको यहाँ पर उकेरना है। तो क्या लिखा जा सकता है बताइए, यहाँ से क्या क्या मिलता है? लाइमस्टोन मिलता है, कोल मिलता है, बॉक्साइट मिलता है, डोलोमाइट मिलता है। इसके अलावा जो कच्चा बालू है, इसे कांचा बालू कहा जाता है, वो प्राप्त होता है। इसके अलावा पोटाश साल्ट भी प्राप्त होता है, सेलखड़ी मिलती है, पायराइट मिलता है, रॉक फास्फेट मिलता है, हीरा यहाँ से प्राप्त होता है, हीरा भी मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। गोल्ड प्राप्त होता है कुछ जगहों से, कॉपर भी मिलता है, यूरेनियम भी मिलता है, ये सब चीज़ें हैं। मार्बल प्राप्त होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बस इन खनिजों का आपको नाम गिनाना है और कहाँ से मिलता है ये जरूर लिख दीजिएगा, मतलब कौन सा जो मिनरल है वो कहाँ से प्राप्त होता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं यूपी के जो प्रमुख खनिज हैं उसमें आप ऐसे लिखिएगा कि जो कोल है वो सिंगरौली से मेनली, मतलब मुख्य रूप से कहाँ से मिल रहा है। तो जो कोल है वो कहाँ से मिल रहा है, इसका जो उत्पादन है वो सिंगरौली से हो रहा है, सोनभद्र वाला एरिया। इसके अलावा बॉक्साइट है, बॉक्साइट के बारे में आप जानते हैं कि ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो इसका उत्पादन होता है राजौन से, चित्रकूट वाला सेक्टर। इसके अलावा चंदौली से भी होता है। डोलोमाइट को आप लिख सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पर और जो खनिज है उसमें आप डोलोमाइट को लिख सकते हैं। तो डोलोमाइट का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, ये बारी जो सोनभद्र वाला सेक्टर है वहाँ से होता है, सोनभद्र से आता है। इसके अलावा कच्चा बालू या कांचा बालू, तो ये इलाहाबाद से मिल सकता है, चित्रकूट से मिल सकता है, यहाँ से सेक्टर इसके पाए जाते हैं। पोटाश साल्ट को आप देखिएगा तो प्रयागराज से ये मिल जाता है, इसके अलावा चंदौली और झांसी से मिलता है। सेलखड़ी को अगर आप देखना चाहें, सेलखड़ी भी यहाँ प्राप्त होता है, तो वो हमीरपुर और झांसी से मिलता है। ये कहाँ से मिलता है, ये हमीरपुर से मिलता है और इसके अलावा झांसी से भी मिलता है, झांसी की रानी से याद कर सकते हैं आप, यहाँ ट्रिक बनाकर आप रट सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखिएगा पायराइट, तो जो पायराइट है ये सोनभद्र से मिलता है, बहुत सारी चीज़ें तो सिर्फ सोनभद्र से मिलती हैं। इसके अलावा रॉक फास्फेट ये ललितपुर से मिलता है। हीरा जो है ये बांदा और मिर्जापुर दोनों से मिलता है। हीरा जो है वो कहाँ से मिलता है, डायमंड, ये बांदा से भी मिलता है और इसके अलावा जो मिर्जापुर है वहाँ से भी मिलता है। इसके बाद गोल्ड, सोना, तो ये भी मिलता है। और इन द सैंड ऑफ शारदा एंड राम गंगा रिवर, मतलब ये जो सोना है ये सीधा सीधा ऐसा नहीं कि माइनिंग कर रहे हैं और उसमें से निकल रहा है, ये बालू से प्राप्त होता है, जो बालू नदियों का है उससे प्राप्त होता है। और कौन कौन सी नदियाँ, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं शारदा का नाम, शारदा नदी जो है, और इसके अलावा जो राम गंगा है वहाँ से ये, मतलब उसके रेत से प्राप्त होता है। इसके बाद कॉपर है, तो कॉपर जो है ये ललितपुर से, यूरेनियम जो है ललितपुर से, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। मार्बल जो है मिर्जापुर सोनभद्र दोनों से, जिप्सम जो है ये झांसी और हमीरपुर से, और सैंड स्टोन जो है ये बलुआ पत्थर, ये मिर्जापुर से, चुनार वाला जो सेक्टर है। आपने अशोक का जो एकाश्म स्तंभ है उसके बारे में पढ़ा होगा कि वो चुनार के बलुआ पत्थर से बना है, तो ये मिर्जापुर वाला एरिया है, सैंड स्टोन यहाँ से मिलता है। ये यूपी के प्रमुख खनिज हो गए। इतना आप लिख देंगे तो नंबर पक्के हैं, और ऐसे मामलों में जहाँ सिर्फ नाम लिखने होते हैं वहाँ नंबर सॉलिड मिलते हैं। 2 अंक का अगर प्रश्न है तो बहुत संभावना है कि आपको पूरा पूरा 2 यहाँ पर दे दिया जाए। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें कौन नहीं जानता है इसके बारे में, लेकिन असली आपको जो वाजिब जानकारी है वो यहाँ लिखनी है, और वो भी बहुत समेट कर लिखनी है, सिर्फ 25 शब्दों में। सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय तो आजकल यही है। तो आइए देखते हैं। और इसमें चीन को गाली दिए बिना काम होने वाला है नहीं, तो चीन को गाली मत दीजिएगा, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करिएगा। उसी में लिखिएगा कि शुरुआत कहाँ से होती है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कोरोना वायरस के बारे में यहाँ लिखना है कोविड-19। कोविड-19 इसका वैज्ञानिक रूप है, और ऐसे प्रचलित भाषा में हम लोग कहते हैं कोरोना वायरस। तो इसका प्रकोप तब सामने आता है जब 31 दिसंबर 2019 को चीन का जो हुबेई प्रांत है, या हुबेई इसको कहा जाता है, वहाँ का था वुहान शहर। वुहान का नाम एकदम वर्ल्ड फेमस इस समय हो गया है। तो वहाँ पर किसी अज्ञात कारण से निमोनिया के मामले सामने आए। मतलब शुरुआत कहाँ से होती है, जो कोविड-19 है, माफ़ कीजिएगा, जो कोविड-19 है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ये होती है 31 दिसंबर को, जब ये सामने आता है। शुरुआत पहले से ही हो चुकी थी, लेकिन तब ये एकदम से हाईलाइट हो जाता है, निमोनिया का मैटर सामने आता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, फेफड़े जकड़ जाते हैं, और उसके बाद ये बहुत तेज़ी से फैलने लगता है, और जिसको हुआ रहता है वो तेज़ी से मरने लगते हैं। और ऐसी स्थिति में जब कोई बीमारी जो है वो महामारी जैसी होने लगे, तो जो WHO है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसको संज्ञान में लेता है, वो इसे हाईलाइट करता है, देखता है। तत्पश्चात अब इसके बाद क्या होता है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके द्वारा इसे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया, जब देखा गया कि ये बहुत संक्रामक है और ये चीन से लगातार फैल रही है, ग्लोबलाइजेशन के तौर पे ये फैलती जा रही है। तो यहाँ पर आपातकाल के आधार पे इसे घोषित किया गया, और शीघ्र ही यह बीमारी चीन और बाकी दुनिया के हिस्सों में फैल गई। आजकल कोरोना वायरस से बचा हुआ शायद ही कोई दुनिया का हिस्सा बचा हुआ, मतलब शेष हो। और पहले इस वायरस को SARS-CoV-2 का नाम दिया गया। यहाँ देख लीजिए, पहले जो वायरस का नाम था वो दूसरा था। ये क्या था, ये था
SARS-CoV-2, ये इसका शुरुआती नाम था और बाद में इसी का नाम बदल कर रख दिया गया कोविड-19। ये जो कोविड-19 आप देख रहे हैं ये बाद वाला नाम है, तो शुरुआती नाम भी याद रखिएगा, इसको आप लिखेंगे तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद WHO के हिसाब से, हालांकि WHO पे बहुत गंभीर आरोप लगे हैं कि उसने सूचनाओं को छिपाया और चीन को बचाने का प्रयास किया, लेकिन ये आरोप अमेरिका के हैं तो एक पक्ष ही सिर्फ नहीं सोचना चाहिए, इसके गहराई में जाकर पड़ताल करनी चाहिए। फिलहाल यहाँ 25 शब्दों में आपको लिखना है। तो देखिए, WHO के द्वारा इसका नामकरण वैश्विक एजेंसी विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन और जो खाद्य कृषि संगठन है, खाद्य और कृषि संगठन, मतलब यहाँ बात की जा रही है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ और इसके अलावा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के द्वारा वर्ष 2015 में जारी दिशा निर्देशों के अंतर्गत इसका जो नामकरण है वो किया जाता है। तो नामकरण कैसे किया गया ये आपको लिखना था। इतना इसमें पर्याप्त है। सिर्फ आपको कोविड-19 है क्या ये बताना है, ये कितना परेशान कर रहा है, लोग कितने दुखी हैं, कारोबार कितना चौपट हो रहा है, ये सब नहीं लिखना है। तो इतना हमने लिखा, अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों आगे जो है वो अगली श्रृंखला है, मतलब अगला जो पार्ट है वो आएगा। ये जो आंसर राइटिंग का प्रोग्राम था, मतलब ये वीडियो था, ये यहीं समाप्त होता है। इसमें हमने कोविड-19 पर ख़त्म किया है। अगला जो टॉपिक होगा, मतलब अगले दिन की जो आंसर राइटिंग होगी, उसमें हम लोग अलग मुद्दों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि उस पर आंसर अच्छे तरीके से कैसे लिखा जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे जो तीस्ता नदी समझौता था वो आपको देखने के लिए मिलेगा। उसमें भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद हो रहा है, तो विवाद के पीछे क्या कारण है। नदियों के बीच में जो विवाद होते हैं उसमें जल बंटवारा एक सबसे अहम मुद्दा होता है। तो ये चीज़ें हम देखेंगे और इस पर एनालिसिस कैसे करनी है 125 वर्ड में, उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें इतना ही और तब तक के लिए नमस्कार।